नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के क्लास 10th का कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर और मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के दोनों के मिला जुला के चीज है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगर मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर को ले तो वहां पे आपको पढ़ना था आयोनिक बॉन्ड, है ना। वहां पे पढ़ना है हमको आयोनिक बॉन्ड। और अगर हम लोग कार्बन इस कंपाउंड की बात करें तो वहां पे पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो इसी दोनों बॉन्ड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे और ये मेरा वीडियो हम इतने लोअर थर्ड से बनाएंगे कि एक A to Z बच्चे को समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरे वीडियो को देखें, तो फिर अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सर कि अगर हम लोग बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो दुनिया में जितने भी चीज है ना, जितना भी मैटर है, आप लोग को पता होगा मैटर किसको कहते हैं, जिसके दो प्रॉपर्टी होते हैं। एक तो मास होता है उसमें, और एक उसमें होता है क्या, ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। ऑक्यूपाई स्पेस यानी जो जगह छेकता हो सर और जिसमें मास हो, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। ये जो मैटर है, इसको अगर आप तोड़ना शुरू कीजिएगा तो इसके दो चार्ज टूटेगा। एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को कहते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को कहा जाता है प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज वाले को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज को कहा जाता है न्यूट्रॉन, निगेटिव चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हमको पढ़ना क्या है कि अगर हम लोग इस चार्ज को अच्छे तरीके से समझें तो क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है सर, कि अगर हम लोग सेम चार्ज को लें, है ना, अगर सेम चार्ज की बात करते हैं तो सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और अगर अपोजिट चार्ज की बात करते हैं, है ना, अगर अपोजिट चार्ज की बात करते हैं तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो सेम चार्ज रिपेल इच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मोटा मोटी ये कंसेप्ट है, इसी से लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। जबकि अगर हम लोग इसको निगेटिव ले लें और इसको पॉजिटिव ले लें तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के बाद यहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है ना, एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या इसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही है हमारा केमिकल बॉन्ड। यही क्या है, केमिकल बॉन्ड। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, अगर ये केमिकल बॉन्ड को अगर हम समझने का कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से, है ना, तो क्या देखते हैं सर कि सबसे पहले द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड आयन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉन्ड विच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये वो फोर्स है सर जो क्या करता है, दो आयन को, पॉजिटिव आयन, है ना, और निगेटिव आयन, ये दोनों को क्या करता है, होल्ड करके रखता हो। ये दोनों को क्या करके होल्ड करके रखेगा, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है ना, तो क्या है, डिफरेंट चार्ज है यहां पे। ये क्या है, डिफरेंट चार्ज है। और अगर डिफरेंट चार्ज की बात करते हैं तो डिफरेंट चार्ज क्या कहता है, डिफरेंट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, है ना। और यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। उसी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसको केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत। अब आता है कि सिर्फ
केमिकल बॉन्ड जो है ना, केमिकल बॉन्ड ये क्या करता है, सिर्फ आयन को ही जमा करके नहीं रखता है सर, ये एटम को भी मिला के रखता है ना, ये एटम को भी मिला के रखता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में। जैसे अगर हम बात करते हैं MgCl2 है ना, तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो केमिकल बॉन्ड के कारण, है ना, ये किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो केमिकल बॉन्ड के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते तो हमको क्या पता चलता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा है कि व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, किसी भी केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, या कोई भी केमिकल बॉन्ड को बनने के पीछे का कारण क्या है सर, क्यों कोई केमिकल बॉन्ड बनता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहला जो कारण है वो है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। देखो दुनिया में सभी चीज स्टेबल होना चाहते हैं, दुनिया में जितना भी चीज है वो सब क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है ना, और स्टेबल होने के लिए वो बहुत सारा पापड़ बेलता है। जैसे देखो एक मेल है और एक फीमेल है, ये कब तक बौखते रहेगा सर, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाए। जैसे ही इसके जीवन की जो कुछ जरूरत की चीजें होंगी, जैसे एक छोटा सा घर है ना, एक कार, एक पत्नी और 2 टैडी बियर जैसे बच्चे, ये जैसे ही आ गया बौखाहट खत्म, ये अपने लाइफ में स्टेबल हो गया। उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट है वो भी चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और स्टेबल करने के लिए वो करते क्या है जी, टू एक्वायर्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस। परियोडिक टेबल में अगर हम लोग परियोडिक टेबल की बात करें तो यहां पे आप देखोगे क्या कि जो 18th ग्रुप में है ना, 18th ग्रुप में जो भी है, चाहे वो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, नोबल गैसेस है। नोबल गैस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है सर दुनिया में क्या हो रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, इस पर किसी भी केमिकली नेचर का कोई काम नहीं होगा, आराम से पड़ा रहेगा, ठीक। तो एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस, अब इसके लिए क्या करता है कि वो या तो अपना डुप्लेट पूरा करेगा। डुप्लेट स्टेट किसको कहते हैं, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस से, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डुप्लेट। और दूसरा क्या करता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा अपना वैलेंस सेल में। अब देखो क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लाने वाले 2 ही स्पेसीज हैं, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम, ठीक। हाइड्रोजन भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, और हीलियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, तो या तो वो अपना डुप्लेट पूरा करेगा या फिर ऑक्टेट पूरा करेगा, ठीक। अब ऐसा करता है कि अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई केमिकल बॉन्ड एक्वायर्ड द स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस। क्यों स्टेबल होना चाहता है सर, और स्टेबल होने के लिए वो नियरेस्ट नोबल गैसेस के जैसा क्यों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना चाहता है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए हम लोग जानते हैं सर कि वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखो अगर एनर्जी ज्यादा हो, है ना, अगर एनर्जी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम होगा, है ना, स्टेबिलिटी कम होगा। इसको ऐसे समझते हैं। करना क्या है सर, मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा को देखिए, वो कभी आराम से बैठेगा नहीं, हमेशा अपना हाथ पैर फेंकते रहेगा, है ना, अंगूठे को मुंह में लेके चूसेगा, है ना, दौड़ते रहेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक। एक बुजुर्ग लोगों की बात करें जो बूढ़ा है, उनको देखो खटिया पे दिन भर सोए रहेंगे, क्यों, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसको दूसरे तरीके से समझिए, स्टेबल करने के लिए एनर्जी निकालना पड़ता है और अनस्टेबल करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है रजुआ, है ना,
आपको उसको बुलाना है तो आप उसके घर जाते हैं, गेट पर से चिल्लाते हैं राजू आ जाओ, नहीं उठेगा, है ना। तो फिर तुमको अरे रजुआ जल्दी आओ, तो वो क्या करेगा, उठेगा। बाहर तब निकलेगा जब इस रजुआ को तुमको अरे रजुआ साला बाहर आओ, है ना। तो ये जो गाली दिया इसी को कहते एनर्जी देना। जब आप उसको ज्यादा एनर्जी दिए तो वो स्टेबल हो गया, है ना। तो ज्यादा एनर्जी लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम जाएगी, कम एनर्जी रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस तरीके से। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इन लोअर एनर्जी कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट अकर व्हेन द एलिमेंट एक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर टू द नियरेस्ट नोबल गैसेस। ये तब होता है सर जब नियरेस्ट नोबल गैसेस के जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना ले और अपने आप को स्टेबल कर ले, है ना। जीवन में चाहिए क्या सर, है ना, क्या चाहिए, 90% 10th में आ जाए, 85 to 90% 12th में आ जाए, IIT निकल जाए सर, उसके बाद MBA कर ले, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, उसी जॉब को करते रह जाते हैं जीवन भर, इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी लेना। ठीक, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नोबल गैस एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, द एटम एक्वायर इन द नोबल गैस कन्फिगरेशन। क्या होता है, इनर्ट होते हैं, वो किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्टेबिलिटी, है ना। तो क्या है कि वो अपना नोबल गैस जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये देखिए खुल सिमसिम वाला घटना है, सिमसिम खुला। अब देखिए केमिकल बॉन्ड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है इंटर एटोमिक, ये आपका है इंटर एटोमिक, इंटर एटोमिक केमिकल बॉन्ड, है ना। इंटर एटोमिक केमिकल बॉन्ड का मतलब है जो दो एटम के बीच में लगता है। और एक होता है इंटर मोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर केमिकल बॉन्ड, है ना। एक होता है इंटर एटोमिक केमिकल बॉन्ड और एक होता है इंटर मोलिकुलर केमिकल बॉन्ड। देखो इंटर एटोमिक केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉमनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और मेटलिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स, यानी वंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन। ये 5-6 प्रकार के कॉमनली हमारे पास बॉन्डिंग है। क्लास 10th की अगर हम बात करें तो हमको मेनली पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और एक दो एग्जांपल लेना है कोऑर्डिनेट का। उसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है ना। तो इसके बाद इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। चलिए इसको समझ में आ गया। केमिकल बॉन्ड को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एटोमिक केमिकल बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड। इंटर एटोमिक केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कॉमनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे सर। इंटर मोलिकुलर केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कॉमनली वीक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो 4 भागों में बटे होते हैं। आयोनिक, ये पहला हो गया आयोनिक, दूसरा हो गया कोवैलेंट, तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट और चौथा हो गया मेटलिक। जबकि वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवाल फोर्स बॉन्ड, है ना। तो ये इतने तरीके से केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग समझते हैं। अब चलिए सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्या आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, है ना। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। मेटल उसको कहते हैं सर जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, है ना।
जो मेटल होते हैं उसमें क्या होता है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नॉन मेटल की बात करें तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप मेटल एंड मेटल को समझ सकते हैं। जब मेटल प्लस नॉन मेटल, जब मेटल प्लस नॉन मेटल बॉन्डिंग बनाएगा तो वो बनाएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक। और जब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल ये दोनों बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो मेटल प्लस नॉन मेटल अगर बना रहा है तो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल बना रहा है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब देखिए करना क्या है, इसको अगर हम आसानी से और समझें तो क्या पता चलेगा कि ये बॉन्डिंग सर इतनी जबरदस्त चीज है कि आप इसके बारे में ये समझ सकते हो कि जब क्लास 11, 12 में जाओगे तो सभी स्टूडेंट को फाड़ के रखता ही है, समझ गए। चलिए आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले बात करेंगे सोडियम की, है ना। सोडियम सिंबल क्या होता है Na, ठीक। अगर हम लोग इसको एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो होता है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है सर, तो इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। जबकि अगर हम लोग इसकी एटॉमिक मास की ना बात करें, है ना, तो होता है 23.5 यू, ठीक। अब बात करते हैं इसी के बारे में। देखो ये सोडियम एटम है, ठीक। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए, है ना, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 281, है ना, 281। आई थिंक सभी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता होगा, है ना। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। करना क्या है सर, हम लोग जानते हैं कि बीच में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से, ठीक। इसको कहा जाता है ऑर्बिट और इसको कहते हैं सेल, ठीक। सेल को हम लोग KLMN से रिप्रेजेंटेट करते हैं, जबकि ऑर्बिट से N को रिप्रेजेंटेट करते हैं, N से ऑर्बिट को रिप्रेजेंटेट करते हैं। किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2n² के इक्वल होगा। 2n² के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। 2n² के इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू अगर 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, 4 है और n इज इक्वल टू 5 है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उस पहले में 2, दूसरे में कितना हो जाएगा 2n² के बराबर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 चक 16 दूनी 32, 5 5 25 दूनी 50। इस तरीके से लिखने को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। अब आगे बात कीजिए, ये देखो सोडियम है, तो अगर ये सोडियम है सर तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 11, है ना। तो हम लोग प्रोटॉन को लिखते हैं, देखिए ये है आपका n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2 और ये है n इज इक्वल टू 3।
n इज इक्वल टू 2 में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, n इज इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन आना है, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल। इसी को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। जब भी बॉन्डिंग का काम होगा तो यही वैलेंस शेल वाला अपना काम करेगा, है ना। अब ये भी चाहता है सर कि हम अपना क्या करें, ऑर्बिट पूरा करें, हम भी स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? छोड़ देता है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो देखो शुरू में क्या था? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब नेट चार्ज 0 था। जबकि जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक नेट चार्ज पॉजिटिव का 1 हो गया। इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं सोडियम प्लस। ये हो गया सोडियम आयन। इसके पहले क्या था? सोडियम एलिमेंट। ठीक, तो वैकेंट हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये जो वैलेंस शेल बताए थे अब क्या है? वैकेंट, और ये स्टेबल हो गया है, क्योंकि इसके बगल के जो नियरेस्ट नोबल गैसेस है उसका इसी तरीके से फॉर्मेशन दिखाया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्लोरीन की। तो क्लोरीन भी उसी तरीके का है ना। पहले इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम क्लोरीन को लिखें तो क्या पता चलेगा? 2 8 7 होगा सर, 2 8 7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन लाया, है ना। छोड़ने को कहते हैं लॉस और लेने को कहते हैं गेन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अभी अगर हम इस पर चार्ज गिने तो 17 पॉजिटिव चार्ज है, 17 नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। जबकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेगा सर तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, 18 हो जाएगी। और प्रोटॉन जो है वो, जो प्रोटॉन है वो 17, इलेक्ट्रॉन 18, इसलिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1। इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग क्लोरीन नेगेटिव। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं सर कि सोडियम जो है ना, सोडियम को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता है, यानी सोडियम का ++1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और दूसरा क्या करता है? क्लोरीन इसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना लेता है? क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब देखिए क्या है कि यहां पे जो ये एनर्जी है इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी गेन इंथैल्पी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गेन इंथैल्पी, है ना। तो अब हमने देख लिया कि सोडियम क्लोराइड का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है सर, है ना। ठीक, इस तरीके से हमने इसका देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है ऑक्टेट रूल। तो इस ऑक्टेट रूल से हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, इस ऑक्टेट रूल को अगले वीडियो में समझेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए नहीं हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक जाए। और अगर मेरा एफर्ट आपको काम आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।